जनजातीय आंदोलन में समाज सुधार। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में भील निवास करते थे, जो कि मुख्यतः डूंगरपुर, मेवाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व कुशलगढ़ के इलाके हैं। भील अत्यंत परंपरावादी जाति है, जो अपने सामाजिक व आर्थिक स्तर को लेकर सजग रहती है। जब इनके परंपरागत अधिकारों का हनन हुआ तो इन्होंने अपना विरोध प्रकट कर किया, चाहे फिर वह अंग्रेजों के विरुद्ध हो या शासक के विरुद्ध हो। भील, उसकी प्रकृति और चरित्र। भील भारत की प्राचीनतम जातियों में से एक मानी जाती है। भीलों की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित है। बाणभट्ट कृत कादंबरी के अनुसार भील शब्द का उपयोग प्राचीन संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य में भी मिला है। कथा सरित सागर में भील शब्द का उपयोग संभवतः सर्वप्रथम माना जाता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार भील शब्द की उत्पत्ति भिल्ला शब्द से हुई। कर्नाटौर ने इन्हें वनपुत्र तथा जंगली पशु के नाम से पुकारा है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार भील महादेव से उत्पन्न हुए हैं। कुछ भी हो, राजस्थान में भीलों का विशेष योगदान है। महाराणा प्रताप की सेना में अधिकांश भील थे। उन्होंने मुगल आक्रमण से रक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वास्तव में यह बहुत ही सरल व निश्चल जाति है। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़ा वर्ग है, परंतु इस समय इन सब के बावजूद भील एक साहसी वफादार जाति है। इसके मुख्य हथियार तीर कमान है। वे अपने रीति रिवाज और परंपराओं के प्रति बहुत अधिक सजग है। उनका उल्लंघन करना उन्हें रुचिपूर्ण नहीं लगता। यही कारण है कि जब किसी कानून के द्वारा उनके रीति रिवाज और परंपराओं का उल्लंघन हुआ तो उन्होंने सदैव प्रतिकार करने का प्रयत्न किया। उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी में उन्होंने मराठों के विरुद्ध संघर्ष किया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। यह अन्य बात है कि कर्नाटौर की सफल कूटनीति के परिणाम स्वरूप 12 मई 1825 को भीलों और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक समझौता हो गया, जिसके अनुसार भीलों की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि वे चोर चाकू अथवा ब्रिटिश सरकार के शत्रुओं को कभी शरण नहीं देंगे तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेशों का पालन करेंगे। गोविंद गुरु व भगत आंदोलन। गोविंद गुरु एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने भीलों के सामाजिक व नैतिक उत्थान का बीड़ा उठाया था। उन्होंने सामाजिक दृष्टि से संगठित करके उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। इस धर्म के लिए उन्होंने संत सभा की स्थापना की और उसे इस लक्ष्य के लिए संत सभा की स्थापना की व उनके हिंदू धर्म के दायरे बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की। और संत सभा के माध्यम से मेवाड़, डूंगरपुर, इड्डर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों में सामाजिक जागृति के शासन संशंकित हो उठा और भीलों को भगत पंथ छोड़ने के लिए विवश किया जाने लगा। जब उन्हें बेगार व कृषि कार्य के लिए बाध्य किया गया और जंगल में उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया तो वे आंदोलन के लिए विवश हो गए। गोविंद गुरु के प्रयासों से शिक्षा का प्रसार होने के साथ साथ सुधार भी होने लगा। उदाहरण के लिए जब भीलों में मद्यपान का प्रचलन कम होने लगा तो कुशलगढ़ और बांसवाड़ा राज्य के आबकारी क्षेत्र में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंग्रेजों ने इस सुधार व संगठन के पीछे भील राज्य की स्थापना की संभावना व्यक्त की। अप्रैल 1913 ईस्वी में डूंगरपुर राज्य में पहले गिरफ्तार व फिर रिहा किए जाने के बाद गोविंद गुरु अपने साथियों के साथ इडर राज्य के मानगढ़ की पहाड़ी पर चले गए, जो बांसवाड़ा व सत्थ राज्य की सीमा पर स्थित है। अक्टूबर 1913 ईस्वी को उन्होंने अपने संदेश द्वारा भीलों को मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्र होने के लिए कहा। भील भारी संख्या में हथियार लेकर एकत्र हो गए। उनके द्वारा बांसवाड़ा राज्य के 2 सिपाहियों को पीटा गया। सूथ किले पर हमला किया गया। इस कार्रवाई में सूथ, बांसवाड़ा, इडर व डूंगरपुर राज्यों के चौकन्ना किया गया। एजीजी की स्वीकृति मिलते ही 6 से 10 नवंबर 1913 को बीच में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, 104 वेलेजली राइफल्स की 1 कंपनी, राजपूत रेजिमेंट की 1 कंपनी व जाट रेजिमेंट की 1 कंपनी मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंच गई व गोलीबारी करके भीलों को मार दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस कार्रवाई में 1500 भील मारे गए। इस नरसंहार को कई इतिहासकारों को जलियांवाला बाग से भी अधिक विभत्सकारी उन्होंने बताया है। और इस प्रकार भगत आंदोलन निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया। गोविंद गुरु को 10 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है। तो स्पष्ट है कि भीलों की कोई महती राजनीति महत्वाकांक्षा नहीं थी, किंतु उनमें व्याप्त सामाजिक एकता भी अंग्रेजों व शासकों के लिए चुनौती बन गई। गोविंद गुरु अहिंसा के पक्षधर थे। उनकी श्वेत ध्वजा शांति का प्रतीक थी। इस आंदोलन के परिणाम दूरगामी सिद्ध हुए। भीलों के साथ साथ समाज के दूसरे वर्गों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। मोतीलाल तेजावत व एकी आंदोलन अंग्रेजों द्वारा भगत आंदोलन को कुचल दिए जाने के बाद भीलों का आंदोलन कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गया। फिर भी भगत आंदोलन का प्रभाव भीलों में राजनीतिक चेतना पर पड़ा। भीलों के विरुद्ध सरकारी नीति जारी रही। 1917 में भीलों व गरासियों ने मिलकर महाराणा को पत्र लिखकर दमनकारी नीति व बेगार के प्रति अपना विरोध जताया। कोई परिणाम न निकलता देखकर 1921 में बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर भीलों ने पुनः महाराणा को अत्यधिक लागतों व कामदारों के शोषणात्मक व्यवहार के विरुद्ध शिकायत दर्ज की। इन सभी अहिंसात्मक प्रयासों पर का जब कोई प्रभाव नहीं निकला तो भूमठ के खालसा क्षेत्रों में भीलों को लागतें
वे बेगारे चुकाने से इनकार कर दिया। 1921 में भीलों को मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व प्राप्त हुआ। वे तेजावत ने भीलों को लगान में बेगार न देने के लिए प्रेरित किया। इके आंदोलन के नाम से विख्यात इस आंदोलन को जनजातियों के राजनीतिक जागरण का प्रतीक माना जा सकता है। डूंगरपुर के महारावल ने आंदोलन फैल जाने से भय से सभी प्रकार की बेगारें अपने राज्य से प्राप्त की कर दी। जागीरी आंदोलन ने भीलों को यह सुविधा न मिल पाने के कारण इके आंदोलन संगठित रूप से तेजावत के नेतृत्व में भूमध्य क्षेत्र में अतिरिक्त सिरोही व गुजरात में फैल गया। अंग्रेजी सरकार ने अब दमनात्मक नीति अपनाई। 7 अप्रैल 1922 को ईडर क्षेत्र में माल नामक स्थान पर मेजर सेटन के अधीन में मेवाड़ भीलकोर की गोलीबारी की। 3 जून 1929 को ईडर राज्य में तेजावत को गिरफ्तार कर मेवाड़ सरकार को सौंप दिया गया। मेवाड़ के सर्वोच्च न्यायालय महा इंद्राज सभा में लिखित में तेजावत ने राज्य के विरुद्ध कार्य न करने का आश्वासन मांगा। गांधी जी के निकट सहयोगी श्री वाणीलाल कोठारी ने हस्तक्षेप से एक समझौता हुआ। 16 अप्रैल 1963 को तेजावत ने लिखित में इच्छित आश्वासन दिया और 23 अप्रैल को वह रिहा कर दिए गए। मीणा आंदोलन 1924 में अंग्रेजी सरकार ने मीणाओं के ज्याराम पेशा कौम जन्मजात अपराधी जाति को घोषित कर दिया। मीणा स्त्री पुरुषों को प्रतिदिन पुलिस थाने में जाकर हाजिरी देनी पड़ती थी। आय के साधनों के अभाव के आर्थिक स्थिति खराब थी। छोटूलाल महादेव जवाहर राम आदि ने मीणा जाति सभा की स्थापना की। वे इस अपमानजनक कानून का विरोध किया, शिक्षा के प्रचार प्रसार किया, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई। मीणा सुधार समिति की गई। श्रीमाधोपुर सीकर जिला में आंदोलन हुआ। ठक्कर बप्पा के प्रयासों से जयपुर राज्य में इस कानून को समाप्त किया गया। इसके परिणाम स्वरूप थानों में अनिवार्य उपस्थिति की बाध्यताओं को समाप्त किया गया, किंतु जरायम पेशा अधिनियम पूर्ववत बना रहा। 28 अप्रैल 1946 को बागावास में हुए विशाल सम्मेलन में 26,000 मीणाओं ने भाग लिया। इसमें चौकीदार मीणाओं ने स्वेच्छा से अपने कार्य से इस्तीफा दिया और इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। जरायम पेशा अधिनियम 1952 में ही रद्द हो गया। प्रजामंडल के नेतृत्व में संपूर्ण आज़ादी जिस समय अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक चेतना फैल रही थी, राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। यहाँ विभिन्न संस्थाएं जैसे राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान मध्य भारत सभा देसी रियासतों में राजनीतिक चेतना जागृत करने में सफल रही। यही नहीं, ब्रिटिश प्रांत के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी राजस्थान के स्वतंत्रता प्रेमी निरंतर संपर्क में रहे। राजस्थान में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को 3 भागों में बांटा जा सकता था। 1927 ईस्वी से पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर हो रही राजनीतिक हलचल से राजस्थान प्रभावित था। प्रथम विश्व युद्ध से लौटे सैनिक का विवरण, रोलेट एक्ट 1920 का असहयोग आंदोलन जैसी घटनाओं ने निश्चित रूप से चेतना जागृत की। यद्यपि सभी रियासतों की स्थितियां व समस्याएं समान ही थी, फिर भी एकीकृत संगठन के अभाव में कोई व्यवस्थित आंदोलन का श्रीगणेश नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी ने भी देसी राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप की नीति घोषित कर यहाँ की राष्ट्रवादी गतिविधियों में खादी का प्रचार व सामाजिक सुधारों तक ही सीमित कर दी। 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कर साथ ही सक्रिय राजनीति का काल आरंभ हुआ। कांग्रेस का समर्थन मिल जाने के कारण इनकी शाखाएं स्थापित की जाने लगी। 1931 में रामनारायण चौधरी ने अजमेर में देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर देसी रियासतों के लोगों के द्वारा संचालित स्वतंत्रता संघर्ष के समर्थन किया। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव से देसी रियासतों में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक समर्थन मिला। इन राज्यों में चल रहे आंदोलन के प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस से जुड़ गए और राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। प्रजामंडल की स्थापना हुई व देसी राज्यों के अधीन उत्तरदायी प्रशासन की मांग की गई।